हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, हम जो 500 MCQ सीरीज़ चला रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का ये दूसरा वीडियो है और इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को 3 वीडियो में कवर किया जाएगा। 75 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ये ट्विटर हैंडल और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे डेली क्विज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि अभी बंद है, पर कुछ दिनों में क्विज़ भी स्टार्ट हो जाएगा और इस तीनों जगह पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और मैं अभी करंट अफेयर्स का वीडियो भी चला रहा हूँ, जो कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका वीकली PDF भी इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का MCQs। तो पिछले वीडियो में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के 25 क्वेश्चंस कवर किए थे और इस वीडियो में भी 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपका 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक चलेगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी बनाने से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपका पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन कम्स अंडर सेक्शन 2N ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो इनमें से कौन सा डेफिनेशन आपका सेक्शन 2N में आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के? तो यहाँ पे वर्कमैन का है आपका 2S। ठीक है, इंडस्ट्री का यहाँ पे है 2J और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का यहाँ पे है 2N। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कमैन के अंडर आपका अप्रेंटिस भी इंक्लूड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 2N पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज ए वर्कमैन एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो नीचे जो दिया गया है, इनमें से कौन सा पर्सन आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर वर्कमैन के रूप में देखा जाएगा? तो इस ऑप्शंस को आप देख लीजिए। एनी पर्सन हु इज़ एन अप्रेंटिस, मैंने तो अभी बोला कि अप्रेंटिस को भी हम वर्कमैन बोलेंगे। तो नेक्स्ट आपका है एनी पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट 1957 और द एयरफोर्स। तो ये आर्मी, एयरफोर्स, नावी, ये सब आपका वर्कमैन में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका है सुपरवाइजरी वर्क एंड ड्रॉज वेजेस बिलो, यहाँ पे बिलो है BLOW, बिलो 10,000 रुपीज़। तो बिलो 10,000 रुपीज़ ये वर्कमैन के रूप में लिया जाएगा। और यहाँ पे कोई मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो है वो वर्कमैन के रूप में नहीं लिया जाएगा और पुलिस सर्विस में भी जो है वो वर्कमैन के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, तो 1 and 3 option C is the correct answer. Then the next question, which of the following can be considered as an industry as per the Industrial Disputes Act 1947? तो इनमें से कौन आपका इंडस्ट्री के रूप में देखा जाएगा? हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज नहीं होगा, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे कोई डॉक लेबर बोर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर द डॉक वर्कर्स एक्ट, ये होगा आपका इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be considered as an industry as per the Industrial Disputes Act 1947? जो नीचे जो दिया गया इनमें से कौन आपका इंडस्ट्री नहीं होगा? ठीक है, तो अगर आप ठीक तरीके से ऑप्शंस को पढ़ोगे तो ये सारे ऑप्शंस सही हैं सिवाय ऑप्शन डी के। ऑप्शन डी में अगर होता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 पर्सन्स अगर होता, नॉट मोर देन 10 अगर लिखा होता, तो यहाँ पे ये भी सही होता। ठीक है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है एक्सेप्ट दी ऑल एबव एक्सेप्ट डी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 2010 द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कमैन। तो 2010 के अमेंडमेंट से पहले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी हुआ करता था। ठीक है, तो ये अमेंड होकर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बन गया 2010 में। तो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी में कितना वर्कर्स चाहिए था, उसका क्राइटेरिया कितना था? तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 वर्कर्स चाहिए थे टू कंस्ट्रक्ट 1 और मोर ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी वाज रिप्लेस्ड बाय ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 और मोर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कमैन। तो यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट के क्राइटेरिया यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 और मोर वर्कमैन। तो यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को चांसेस देने के लिए, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेन्योर ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी इज, तो इसका टेन्योर कितने साल है? 1 साल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी मस्ट नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं भी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग्स विद इन हाउ मेनी डेज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिटन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर अंदर इसका प्रोसीडिंग्स ख़त्म करना होगा। 30 डेज़ के अंदर अंदर, जिस दिन वो एप्लीकेशन रिसीव किया उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर उसका प्रोसीडिंग्स उसको ख़त्म करना होगा, कंप्लीट करना होगा उसका प्रोसीडिंग्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ एनी वर्कमैन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। तो यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी का डिसीजन में अगर कोई वर्कमैन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा, और ये जो अपील है कितने दिन के अंदर अंदर डिस्पोज होगा। जिस दिन ये अपील करेगा, जो अपील जिसको भी करेगा अथॉरिटी, वो जिस दिन अपील रिसीव करेगा उसके कितने दिन के अंदर अंदर ये डिस्पोज ऑफ होगा। तो ये एम्प्लॉयर को अपील करेगा और 30 दिन के अंदर अंदर उसका अपील डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। एम्प्लॉयर जिस दिन अपील रिसीव करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए वर्क्स कमिटी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग डैश और मोर वर्कमैन ऑन एनी डेज ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो वर्क्स कमिटी के लिए क्राइटेरिया है आपका 100 और मोर वर्कमैन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर अपॉइंटेड फॉर मीडिएटिंग एंड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे मीडिएशन और प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए पर्टिकुलरली कंसिलिएशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। देन द 39th क्वेश्चन, द कंसिलिएशन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो इसको रिपोर्ट सबमिट करना होगा विद इन 14 डेज। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एनी सेटलमेंट इज नॉट रीच्ड थ्रू कंसिलिएशन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिफर द डिस्प्यूट टू। अगर कंसिलिएशन के थ्रू कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाया तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नीचे जो दिया गया है वो सारे कोई भी अथॉरिटी को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, रिफर कर सकता है डिस्प्यूट को। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस एनी डिस्प्यूट इफ गोज टू द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। अगर कोई डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को रिफर किया जाता है, इट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ये कितने दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा मैक्सिमम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ। तो ये 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इज डीम्ड टू हैव बीन कंक्लूडेड। तो यहाँ पे कौन सी ये कंडीशन है जिसमें आप समझेंगे कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स समाप्त हो गया है, कंक्लूड हो गया है। तो अगर आप सही तरीके से इस ऑप्शंस को पढ़ोगे तो ये सारे कंडीशंस में आप कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स को समाप्त होते हुए देखेंगे। कंक्लूजन प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गया, ये समझा जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव आर द आंसर हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेटलमेंट इज बाइंडिंग फॉर ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट। तो यहाँ पे बाइंडिंग कितने दिन के लिए है, ये 6 महीने के लिए बाइंडिंग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नीड्स टू रिपोर्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स इंक्वायरी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कितने दिन के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट करना चाहिए फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स इंक्वायरी। Then the next question, adjudication of industrial disputes relating to any matter can be referred to the labor court if it is provided in the second schedule of the act, third schedule, या फिर provided in the third schedule of the act and affecting less than 100 workmen, both A and C, none of the above। तो यहाँ पे ऑप्शन A और ऑप्शन C बोथ सही है, तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेबर कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स। तो लेबर कोर्ट में कितने पर्सन्स होते हैं, एक ही पर्सन्स होते हैं लेबर कोर्ट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट। तो नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए लेबर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए। तो इफ़ यू रीड ऑल द ऑप्शंस देन ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन कम्स द 48th क्वेश्चन, adjudication of any industrial dispute relating to any matter can be referred to the industrial tribunal if it is these are the options here. Read out the options carefully and try to give the correct answer here. The correct answer will be provided in the second or third schedule of the act. Actually industrial the matters within the jurisdiction of industrial tribunal is particularly given in the third schedule of the act, but there are also certain matters
in the second schedule to which industrial tribunal can be referred. Okay, so option C is the correct answer. Then the next question, the presiding officer of the tribunal is appointed by. So प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन यहाँ पे अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया. देन द 50th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए ट्रिब्यूनल? तो ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होने के लिए नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो सकता है? तो अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे तो ये तीनों ही आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बन सकता है एज ए to become a presiding officer of a tribunal. So all of the above are the answer. Option D is the correct answer. So friends, I hope you liked the video. Once I complete all the acts through the MCQ series, I will provide the PDF through a proper payment gateway and through a cheaper price, so that many of the students can be able to get that. So friends, आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.